गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम क्लास 11th में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज, है ना। और हमारी पिछली क्लासों में हमने वेन आरेख पढ़ लिया था समुच्चय में। पहली प्रश्नावली हमारी समुच्चय वाली सेट है ना, इसमें हमने वेन आरेख पढ़ लिए थे। वेन आरेख इसे एक बार दोबारा से समझ लें, फिर इसके हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वेन आरेख क्या होता है? तो वेन आरेख हमने कहा था कि समुच्चय को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करना वेन आरेख कहलाता है, ठीक है। और इसमें सार्वत्रिक समुच्चय, जो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय था, यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय, उसे हमने, ठीक है, आयत से व्यक्त किया था। किससे व्यक्त किया था? आयत से, ठीक है, कैपिटल यू जो होता है। और इसके उप समुच्चय जितने भी थे, उप समुच्चयों को, सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय को वृत्त द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? वृत्त द्वारा। तो इसे वेन आरेख कहा जाता है। समझ में आया? तो वेन आरेख क्या होता है कि जो जितने भी हमारे पास समुच्चय हैं उन्हें आकृतियों या फिर चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना। तो देखो ये हमारे उप समुच्चय हो गए, है ना। अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसके उप समुच्चय है हमारे पास ए और बी, तो हम उन्हें इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ए बी, ठीक है। अच्छा, ए और बी आपको यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय के उप समुच्चय हो गए। अब इन्हें आप इस आयत में व्यक्त करेंगे अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसके उप समुच्चय हैं। जो अवयव ए के हैं वो यू के भी होंगे और जो बी के हैं वो भी यू के होंगे। अच्छा, इसे एक और तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, ऐसे। एक ए मैंने ऐसे बनाया, एक बी ऐसे बनाया, ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या दिखाई दे रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि ए के जितने भी अवयव है वो सब किस में है? बी में। और बी के सारे अवयव किस में है? यू में। तो इस चित्रों के माध्यम से समझ में आ जाता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है यू का। इसका मतलब ये है, ठीक है। देखो ए के सारे अवयव किस में है? बी में। तो ए सबसेट हो गया किसका? बी का। और बी के सारे अवयव किस में है? यू में। तो बी किसका सबसेट हो गया? यू का। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो कि ए सबसेट है यू का, ए भी तो सबसेट है यू का। तो इन चित्रों के माध्यम से हमें जो हमने ए यू है ना, उपसमुच्चय या समुच्चय को जो परिभाषित किया था वो समझ में आते हैं, ठीक है। इसलिए इन वेन आरेख को पढ़ाया जा रहा है। तो अब आपके समझ में आया कि वेन आरेख होता क्या है। तो वेन आरेख में आप वृत्तों को किससे व्यक्त करेंगे? समुच्चय से, है ना। और जो आयत है उसे आप यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय से प्रदर्शित करेंगे। चलो, तो अब देखो, हाँ, एक और सवाल है हमारे पास। ए बराबर अगर हमारे पास हो 1 और 2, ठीक है, और बी बराबर हो 3 4, ठीक है, और इसका यूनिवर्सल सेट यू बराबर हो 1 2 3 4 5, तो उन्हें आप वेन आरेख कैसे बनाएंगे इसका? तो देखो वेन आरेख कैसे बनाएंगे। ये यू हो गया। अब देखो ए और बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ए डज नॉट सबसेट ऑफ बी, दिखाई दे रहा है। 1 2 इसके इसमें उपस्थित नहीं है, ना ही बी ए का उपसमुच्चय, ठीक है। बी भी ए का उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए और बी अलग अलग बनाने पड़ेंगे। अगर ए उपसमुच्चय होता बी का तो ए को बी के अंदर डाल देते। समझ में आ रही है? अगर बी होता ए का उपसमुच्चय तो बी को ए के अंदर डाल देते, है ना। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसलिए मैंने ए और बी अलग अलग बनाया है। अच्छा, ऐसे भी तो अलग अलग बना सकते थे, ऐसे। ये भी बिल्कुल सही है ना। ये ए हो गया और ये बी हो गया, है ना। ऐसे नहीं बना सकते। ये वाला जो तरीका था हमारा, ये वाला, ये ए और ये बी, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ए के सारे अवयव किसमें उपस्थित नहीं है? बी में। तो इस तरह का तो वेन आरेख बना ही नहीं सकते। क्या इस तरह का वेन आरेख बना सकते हैं? बिल्कुल, इस तरह का भी वेन आरेख बना सकते हैं, ठीक है। देखो ए में 1 और 2 है तो 1 और 2 लिख दिया, बी में 3 और 4 है, 3 और 4 लिख दिया, यू में 5 और है तो यू तो पूरा है आपका, है ना। आप उसे कहीं पे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ ए में 1 और 2 है ना, और बी में 3 और 4 है, और ये जो 5 है वो अलग है। तो आपकी दोनों चित्र सही होंगे, ठीक है ना। समझ में आया? लेकिन अगर गलती से ये 3 ऐसे आ जाता, ठीक है, तो अब क्या ये वाला चित्र सही होता? अब ये वेन आरेख गलत हो जाता, ठीक है। फिर उसके लिए ये वाला वेन आरेख चलता कि ये जो 3 है ये दोनों में उपस्थित है, ए में भी और बी में भी। जब ए और बी दोनों में उपस्थित होता है तो उसे इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है। बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि इन सबसे जो सही, है ना, वेन आरेख है वो ये वाला है। तो जब भी आप ए और बी यानी दो समुच्चयों के लिए आप वेन आरेख बनाएं तो इस तरह का डायग्राम यूज करेंगे, ये और ये यूज नहीं करेंगे,
ठीक है, समझ में आया ना क्यों यूज नहीं करेंगे। ये कब आएगा यूज, जब देखो कंडीशन है ना, जब ए सबसेट हो बी का तब तो ये वाला वेन आरेख काम आएगा। ये वेन आरेख कब काम आएगा, जब ए और बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो। लेकिन अगर कोई अवयव उभयनिष्ठ है तो ये वाला काम में आएगा। अच्छा, ये तब भी काम आ सकता है जब उभयनिष्ठ हो या ना हो, दोनों में ये काम आ सकता है। तो इसलिए हम जब भी वेन आरेख बनाएंगे तो इस वाला डायग्राम को यूज में लेंगे। अब आपको वेन आरेख बनाना आ गया होगा, वैसे भी आपको समझा रखे हैं। तो अब देखो इसकी संक्रियाएं पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वेन आरेख की, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टी है नंबर 1 पढ़ेंगे हम, यूनियन ऑफ सेट। देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट, ठीक है, यानी समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चय, सम्मिलन समुच्चय। ये सम्मिलन समुच्चय क्या होता है वो देखेंगे आप। देखो सम्मिलन समुच्चय मतलब दोनों को मिला के लिखना। अगर आपके पास ए और बी दो समुच्चय है तो इनके संघ समुच्चय कह दो या सम्मिलन समुच्चय कह दो, एक ही बात है, ठीक है, संघ या सम्मिलन समुच्चय। तो इनके संघ समुच्चय को ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो चिन्ह है यूनियन का, इसे आप कहते हैं संघ, ठीक है, या यूनियन, इसलिए इसे यू से व्यक्त किया हुआ है। तो देखो ए यूनियन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं किसे, यूनियन ऑफ सेट को, ठीक है। होता क्या है ये, इसकी परिभाषा क्या है, ए यूनियन बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए में होते हैं या बी में होते हैं। समझ में आया मैंने क्या कहा, कि उन अवयवों का समुच्चय जो या तो ए में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हो। अगर मैं इसकी परिभाषा ऐसे लिख दूं तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि ए यूनियन बी उन अवयव, उन एक्स का समुच्चय होता है जो एक्स ए में हो या एक्स बी में हो। इसका मतलब वो एक्स जो ए या बी में उपस्थित हो वो ए यूनियन बी के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। तो आपके समझ में आ गया कि ए यूनियन बी की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो इसे रटना नहीं है, केवल समझना है कि ए यूनियन बी। अब मान के चलो मेरे पास ए बराबर है 1 और 2 और बी बराबर है 3 और 4, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी बराबर होगा वो अवयव जो ए में है या बी में। ए में कौन कौन से, 1 और 2, बी में कितने, 3 और 4। तो ए यूनियन बी में कितने आएंगे, 1 2 3 4। समझ में आ गया। चलो ए बी सबसेट होता है इसका और बी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। देखो ए सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, और बी भी सबसेट होगा किसका, ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी ए और बी दोनों से बड़ा होता है। अगर कोई अवयव पुनरावर्ती हो जाए तो हम तो ये का यही बनाएंगे ए यूनियन बी। क्यों, क्योंकि समुच्चय में जब रोस्टर रूप लिखा जाता है तो अवयवों की पुनरावर्ती नहीं की जाती, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब ये समझ में आया। अगर मैं इसका वेन आरेख आपको समझाऊं ए यूनियन बी का, देखो शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि ये पहले हमने पढ़ चुके हैं क्लास में, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब हो गया आपको ये ए और ये बी, ठीक है, ये यू हो गया ए और बी। अब ए यूनियन बी का मतलब हो गया कि वो अवयव जो ए में है या बी में है, सब में। तो इसका मतलब डार्क कौन सा करना पड़ेगा हमें, ये वाला। देखो जो चाहिए ना हमें उसे हम डार्क कर लेते हैं वेन आरेख में, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि आपको कौन कौन सा पार्ट चाहिए, ठीक है। तो मुझे ये ए यूनियन बी का पूरा पार्ट चाहिए, आप इसे कहते हैं ए यूनियन बी। देखो मैंने पूरा डार्क कर दिया, ए यूनियन बी, इसे कहते हैं आप क्या कहते हैं, ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैंने डार्क कर दिया ए या बी दोनों डार्क कर दिया, ठीक है। तो ए यूनियन बी का ये मतलब होता है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी बात करूं ए यूनियन बी की संघ समुच्चय की, तो प्रॉपर्टियों पे ध्यान दें एक बार कि अगर मैं ए का यूनियन ए से ही करूंगा तो कितना आएगा, ए, सीधी सी बात है, ठीक है। क्योंकि ए को ए में ना संग करेंगे या फिर उसके अवयवों को उठाएंगे तो ए ही प्राप्त होना। अगर मैं ए का यूनियन किससे कर दूं, फाई से, तो फिर ए ही आना, ठीक है। क्योंकि फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं तो ए में कोई ऐड ही नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं आ जाएगा। अगर मैं ए का यूनियन करूं यू से, यू क्या है, यूनिवर्सल सेट, तो फिर ए का यूनियन यू से करेंगे तो यू के सारे अवयव लिखे जाएंगे, इसका मतलब यू भी लिखा जाएगा। यू ए सबसेट होता है हमेशा किसका, यू का। अगर इसकी जगह मैं बी लिख दूं ना, ए यूनियन बी, और ए सबसेट हो बी का, तो फिर यहां क्या प्राप्त होगा, बी, ठीक है। चलो अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं ए यूनियन बी बराबर होता है किसके, बी यूनियन ए के। यूनियन में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे कहते हैं क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। ये फाई का नियम हो गया, फाई नियम, ये यू का नियम हो गया, ठीक है, ये तत्समक नियम हो गया। और बात करें ए यूनियन बी यूनियन सी,
है ना, बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी का। इसे कहता है साचार्य नियम, साचार्यता। तो ये देखो साचार्यता नियम, ए यूनियन, तीन अगर समुच्चयों को आप यूनियन करेंगे किसी भी तरीके से, पहले दो को यूनियन करके तीसरे में कर दिया, या स्टार्टिंग के दो का यूनियन करके तीसरे में कर दिया, तो भी सेम कंडीशन होती है। तो ये हमने संघ समुच्चय पढ़ा, और संघ समुच्चय में ये इसकी परिभाषा पढ़ी, फिर इसके बाद इसकी कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ए यूनियन ए यूनियन फाई या ए यूनियन यू, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, साचार्यता पढ़ी। तो ये नियम याद होने बहुत जरूरी है, ठीक है। और संघ समुच्चय आपके बारे में, मतलब यूनियन ऑफ सेट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ेंगे, यानी सर्वनिष्ठ समुच्चय। वो क्या है ये देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसका मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ। अच्छा, इंटरसेक्शन अगर सर्वनिष्ठ समझ में नहीं आया तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में से उभयनिष्ठ हो, ठीक है, उभयनिष्ठ हो, वो आपको समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो दो समुच्चय ए और बी, जो दो समुच्चय हैं, इनके इंटरसेक्शन सेट को ए इंटरसेक्शन बी द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो अब मैंने यू को उल्टा कर दिया, इंटर से कर दिया, ठीक है, इंटरसेक्शन कर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी कर दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, ये उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में हो और बी में हो। देखो मैंने वहां या का प्रयोग किया था, यहां क्या किसका प्रयोग कर दिया, बी का, सॉरी और का, तो यहां प्रयोग करना है बस। इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो किस में उपस्थित हो, ए में, और किस में उपस्थित हो, बी में। तो देखो दोनों में उपस्थित होना जरूरी है, ए और बी दोनों में, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ए में हो केवल और बी में ना हो, और बी में हो ए में ना हो, तो इस तरह की कंडीशन अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ए में भी चाहिए और बी में भी चाहिए। जैसे ए बराबर है 1 2 3 और बी बराबर है 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा भाई, दोनों में जो घनिष्ठ हो, ठीक है, जो वो अवयव जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। एक इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें भी है, तो वो अवयव लिखा जाएगा। 3 है इसमें नहीं है, 4 इसमें है पर इसमें नहीं, 6 इसमें है पर ए में नहीं, इसलिए केवल क्या लिखा जाएगा, 2। तो इंटरसेक्शन में हमेशा कम अवयव प्राप्त होते हैं, ठीक है, और यूनियन में हमेशा अधिक अवयव प्राप्त होते हैं। देखो ये सीधा कप हो गया, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ये उल्टा कर दोगे तो इसकी सतह पर बहुत कम चीजें आएंगी, ये याद रखना है आपको। तो यूनियन में बहुत अधिक, इंटरसेक्शन में कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ समुच्चय उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में उपस्थित हो और बी में, उसे हम ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी भी है ना, और इसका वेन आरेख भी है। तो देखो इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, इसका वेन आरेख हम बनाएंगे, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, ये यू हो गया, ए और बी। अब जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो पार्ट आपका इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो दोनों में तो ये देखो आपको बीच वाला दिखाई दे रहा है ना, ये जो पार्ट है ये क्या है हमारा, उभयनिष्ठ पार्ट। तो इस पार्ट में जो भी अवयव लिखे जाएंगे वो ए इंटरसेक्शन बी होंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये जो हमारा बीच वाला उभयनिष्ठ पार्ट है इसे कहते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर आपने कोई अवयव इस तरह से लिखना है, ए बराबर दे दिया 1 2 है ना और 3, बी बराबर लिख दिया 2 3 4 और यू बराबर हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आपने ए यहां बनाना है, बी यहां बनाना है, यू हो गया। अब ए में अवयव लिखने हैं सबसे पहले, है ना। वैसे तो सबसे पहले वो अवयव लिखे जाते हैं जो बीच में उपस्थित हो, 2 3 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 और 3 लिख दो। अब देखो 1 लिखना है और इधर कितना लिखना है 4 और यहाँ कितना लिखना है 5। तो आपको पता चलेगा कि इंटरसेक्शन में 2 और 3 अवयव उपस्थित है, ठीक है, और 2 और 3 अवयव उपस्थित है। तो ये वेन आरेख से देखो कितना आसान हो गया, मध्य में पता चल गया। अच्छा ए में पूछे तो देखो ये ए का है,
ए में आपको बता देना है कौन कौन से है 1 2 3, बी में कौन कौन से पता चल रहा है 2 3 4। तो हमें वेन आरेख से पता चलता है कि किसी समुच्चय में कितने अवयव हैं। यूनियन पता चल जाता है 1 2 3 4 है, ठीक है। इंटरसेक्शन पता चल जाता है 2 3। तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें वेन आरेख से बगैर है ना कहे समझ में आ जाती हैं। तो ये आपको कंडीशन समझ में आई। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखें, गुणधर्म देखें इसके। पहली प्रॉपर्टीज है वापस से वही देखें आप कि ए का इंटरसेक्शन ए से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ए से करूं तो ए ही प्राप्त होना है, ठीक है। खुद में से खुद निकालेंगे तो ए ही आ जाना है। ए का इंटरसेक्शन फाई से करूंगा तो क्या आएगा आपकी बार फाई, क्योंकि दोनों में कोई चीज वेनिस नहीं आएगी, फाई में तो कोई अवयव होता ही नहीं है। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करूं किससे यू से, तो इस बार क्या प्राप्त होगा ए, ठीक है, क्योंकि ए के सारे अवयव यू में उपस्थित हैं। अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बी से करूं या बी का इंटरसेक्शन ए से करूं तो बात तो एक ही सेम ही है ना। इसे कहते हैं आप क्रम विनिमय नियम। और अगर मैं साचार्य नियम की बात करूं तो देखो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, है ना। ये साचार्य नियम है, साचार्यता, ये क्रम विनिमय, ठीक है, ये यू का नियम, ये फाई का नियम और ये तत्समक नियम। तो ये सारे नियम आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। इन पे अगर आप सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, अब पढ़ते हैं दोनों पर बंटनता नियम। बंटनता नियम, ये बंटनता नियम क्या है। देखो अगर मैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करूं, ठीक है, देखो दोनों प्रयोग में ले लिया, यूनियन बी और इंटरसेक्शन में भी। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए यूनियन बी और फिर बीच में लगाएंगे इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। ये बंटन नियम कहलाता है। हाँ, अगर आप इनके जो यूनियन इंटरसेक्शन को अगर चेंज करना चाहें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखना चाहें, तो फिर आप ये लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी और बीच में आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बस यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा। ये दोनों नियम बंटन नियम कहलाते हैं, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सिद्ध भी करवाएगा। बंटन नियम सवाल में भी आते हैं, आपसे पूछा जाएगा बंटन नियम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट यानी अंतर समुच्चय। तो अब अंतर समुच्चय के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो अंतर समुच्चय, डिफरेंस ऑफ सेट, अंतर समुच्चय। ये अंतर समुच्चय क्या होता है। देखो दो समुच्चय ए और बी अगर आपको दे रखे हैं तो इनके अंतर समुच्चय को ए माइनस बी द्वारा व्यक्त करता है। अंतर मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, तो ए माइनस बी उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए में उपस्थित हो परंतु बी में उपस्थित ना हो, परंतु x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। देखो परिभाषा देखो कितनी सिंपल है, ए माइनस बी यानी ए में होने चाहिए बी में नहीं होने चाहिए, सीधी सी बात है। वो अवयव जो ए में हो परंतु बी में ना हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास u बराबर है 1 2 3 4, ए बराबर है 1 2 और b बराबर है 2 3 4, तो फिर a माइनस बी क्या होगा। तो a माइनस बी वो अवयव जो a में है परंतु b में नहीं। अच्छा a में कौन सा है, 1 है, b में है क्या, नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 a में है b में भी है, तो वो तो a माइनस बी में नहीं आएगा। a माइनस बी का मतलब होता है वो अवयव जो a में हो परंतु b में उपस्थित ना हो। तो a माइनस बी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर यहाँ, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि अगर मैं हाँ b माइनस ए लिखूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो अवयव x जो b में हो परंतु किस में ना हो, a में ना हो। तो देखो सिंपल सी परिभाषा है, अगर b माइनस ए लिखते हैं तो b में होना चाहिए, a में नहीं। इसका b माइनस ए लिखे तो क्या आएगा, b माइनस ए, इसका b माइनस ए 2 तो इसमें है, 3 नहीं है इसमें और 4 नहीं, a में नहीं है 3 और 4, इसका मतलब b में तो होने चाहिए, वो a में नहीं होने चाहिए। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि a माइनस बी या b माइनस ए कितना आएगा, ठीक है। अगर a सबसेट हो किसका, b का, तो a माइनस बी कितना आएगा भाई 5, क्योंकि सारे अवयव एक तो b में उपस्थित है, इसलिए चलो ये तो प्रॉपर्टीज में पढ़ा देंगे। पहले मैं इसका वेन आरेख पढ़ाता हूँ। इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, अंतर समुच्चय का वेन आरेख।
इनका वेन आरेख देखो एक बार, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये यू हो गया, ए बी। अब वो अवयव जो ए में हो परंतु बी में ना हो, तो देखो ये अवयव तो बी में भी होता है, इसके इधर इधर वाले, तो इसलिए मुझे केवल इसके इधर इधर वाले चाहिए अवयव। ठीक है, तो ये जितने भी अवयव मुझे दिखाई देंगे वो सब a माइनस बी के अवयव कहलाएंगे। तो ये जो मैंने डार्क कर दिया ये हिस्सा, ये a माइनस बी वाला पार्ट है, तो इसे कहता है आप a माइनस बी। ये वाला पार्ट हमारा a माइनस बी का कहलाएगा। इसका मतलब तो ये वाला पार्ट किसके बराबर कहलाएगा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो b माइनस ए के बराबर। ये वाला पार्ट हमारा b माइनस ए पार्ट कहलाता है, और ये बीच का तो पता ही है a इंटरसेक्शन b कहलाता है, और ये सब जुड़ के a यूनियन b हो जाता है। तो अगर आप a यूनियन b बराबर लिखना चाहें ना, तो a माइनस बी है ना, और यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस ए, सबको जोड़ेंगे आप, तब जाके आपको a यूनियन b के बारे में पता चलता है। समझ में आ गया होगा। a यूनियन b बराबर क्या लिखेंगे, a माइनस बी है ना, यूनियन जोड़ेंगे किसमें, a इंटरसेक्शन b, और यूनियन करेंगे किसको, b माइनस ए को। ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा आपके। तो यूनियन यूनियन कर दिया मैंने, यूनियन मतलब जोड़ना है। ठीक है जब आप इन दोनों पार्टों को जोड़ेंगे a माइनस बी यूनियन a इंटरसेक्शन b, तो आपको पूरा a प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, a, ये a के बराबर होता है। ठीक है, और अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं तो ये b हो जाता है। ठीक है ना, तो ये वेन आरेख से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, a माइनस बी और b माइनस ए पता चल गया। अब मैं इसकी प्रॉपर्टी बात करूं तो मैंने अभी अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई कि अगर a सबसेट हो b का, तो फिर a माइनस बी क्या आएगा, a सबसेट हो किसका, b का, देन a माइनस बी इक्वल टू 5, क्योंकि a के सारे अवयव किस में आ गए, b में। अच्छा, अगर मैं a इंटरसेक्शन है ना, a माइनस ए करूं, a माइनस ए, तो किसके बराबर आएगा, फिर 5 के बराबर, क्योंकि a में से a घटाएंगे आप तो a में कोई अवयव ऐसा नहीं बचेगा जो आपको मिले। ठीक है, अगर मैं a माइनस 5 करूं तो फिर तो a ही प्राप्त होना है। ठीक है, क्योंकि a में से आप सारे अवयव a में रहेंगे और 5 में नहीं रहेंगे। ठीक है, और अगर मैं 5 माइनस ए कर दूं तो फिर आपको 5 प्राप्त होगा, क्योंकि 5 में कोई अवयव होता ही नहीं जो आपके लिखने के लिए हो। तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना इसकी, तो ये आपको समझनी है, याद रखनी है। तो ये आपके अंतर समुच्चय डिफरेंस ऑफ सेट हो गया। चलो, अब देखो इसके बाद हमने तीनों चीजें पढ़ ली, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। अब इसके सवाल करेंगे हम, तो एक बार दोबारा से इसे अच्छे से समझ लेना, देख लेना, फिर हम इसके सवाल करेंगे। ठीक है।